लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों 5 चरणों के चुनाव खत्म होने के बाद अब बताएंगे बड़े बड़े एक्सपर्टों को क्या मानना है, किस और बढ़ रहा है देश का चुनाव दोस्तों। के साथ में छठे और सातवें चरण के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने कर दिया है सेल्फ गोल। बताएंगे बीजेपी के नेता के बयान से हो गया हिंदू समाज के लोगों का बड़ा अपमान। बताएंगे क्या है पूरा मामला, जिस पर अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी और नवीन पटनायक तक ने बीजेपी को जमकर फटकार लगाई है दोस्तों। इसी के साथ में बड़े साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि बीजेपी हवा में कर रही है बात, हकीकत भाजपा के खिलाफ। बताएंगे कितना आंकड़ा बीजेपी को दिखाया जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ में फिर से राहुल गांधी ने गोदी मीडिया को दिया है तगड़ा झटका। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश परिवर्तन के लिए आगे की ओर बढ़ चुका है और 5वें चरण के चुनाव के दौरान भी जोरदार तरीके से बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अडानी अंबानी टेम्पो में भरकर पैसा देते हैं। मोदी जी अगर पैसा टेम्पो में भरकर दिया जा रहा है तो जल्द से जल्द जांच करवाइए अडानी अंबानी के यहाँ ईडी सीबीआई क्यों नहीं भेजा जाता। राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब से मैंने जांच की बात की है तब से नरेंद्र मोदी खामोश बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। साथ साथ उन्होंने आगे कहा कि जब प्रधानमंत्री खुद को शहंशाह और दरबारी उन्हें भगवान समझने लगे तो मतलब साफ है कि पाप की लंका का पतन नजदीक है। करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का अधिकार मुट्ठी भर बीजेपी के नेताओं को किसने दिया, ये सवाल उन्होंने पूछा है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन और उड़ीसा के पूरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे संबित पात्रा के बयान को लेकर दिया है। आपको बता दें कि संबित पात्रा ने बयान देते हुए नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सारी मर्यादाएं तार तार कर दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान जगन्नाथ से भी ऊपर बता दिया। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने कहा कि भगवान जगन्नाथ भी नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। यानी दोस्तों पूरी तरीके से हिंदू समाज के लोगों का अपमान किया गया है। हिंदू आस्था को लेकर की गई इस तरीके की विवादित टिप्पणी के मामले पर अब पहले तो राहुल गांधी ने बीजेपी के नेता पर निशाना साधा था, इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल नवीन पटनायक ने भी बीजेपी को सबक सिखाया है। नवीन पटनायक ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि ये कहना कि हमारे महाप्रभु किसी और व्यक्ति के भक्त हैं, यानी नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी की गई थी उस पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि हमारे भगवान का साफ तौर पर अपमान है। जिन लोगों की भगवान जगन्नाथ में आस्था है उन लोगों का अपमान किया जा रहा है, उन लोगों के फेथ का अपमान किया जा रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए इसे पूरी तरीके से विवादित बयान बताते हुए इसका कंडेमनेशन किया है दोस्तों। यानी इसे खारिज करते हुए कहा गया है कि ये लोग अपने आप को भगवान से ऊपर समझने लगे हैं, इन लोगों का घमंड काफी ज्यादा बढ़ गया है, सारी मर्यादाएं तार तार करके इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा को पता चल गया कि छठे चरण के चुनाव से पहले उड़ीसा में जो वोट डाले जाने वाले उससे पहले उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। इसके बाद संबित पात्रा सफाई देते हुए कहने लगे कि उनके मुंह से ये बात गलती से निकल गई थी, टंग स्लिप हो गया था। यानी दोस्तों जुबान फिसलने की बातें कर रहे हैं। इस पर सुप्रिया चिनेट ने लिखा कि अपने पर आई तो स्लिप टंग हो गई, इस तरीके की बातें करते हो और यह वो कह रहा है जिसका वजूद दूसरे की स्लिप ऑफ टंग और दूसरे के बयानों को काट छाट कर काम करने से चलता है। पाखंड की हद होती है। भगवान को मोदी का भक्त बताने वालों ईश्वर के प्रकोप से डरो। साथ दोस्तों 5वें चरण के चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएसडीएस के फाउंडर ने एक बड़ी जानकारी देते हुए बताया है कि 5वें चरण के चुनाव के बाद से जो हवा चल रही है उससे लग रहा है कि इस बार कई सारे सवाल है। पहला सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 272 के आंकड़े को छू भी पाएगी कि नहीं छू पाएगी, या फिर 265 पर आकर सिमट जाएगी। इसके बाद वो आगे कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये लोग 272 के आंकड़े से नीचे आकर लटक सकते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 265 तक ही पहुंच पाएगा। इलेक्शन 180 डिग्री का टर्न ले रहा है और ये बहुत ज्यादा चिंता का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी क्लोज इलेक्शन होने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस करने जा रहा है महाविकास अघाड़ी गठबंधन। महाराष्ट्र के अंदर और मुंबई के अंदर वोटिंग परसेंटेज से भी ऐसी जानकारी सामने आने लगी है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर की जा रही इस टिप्पणी से साफ हो गया है कि गोदी मीडिया के पत्रकार जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अब उनके भ्रम को तोड़ते हुए सीएसडीएस के फाउंडर संजय कुमार जैसे बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट इस बात को मानने को तैयार है कि देश के अंदर कांटे का मुकाबला चल रहा है। बीजेपी अकेले 272 तो क्या 265 के आंकड़े पर भी आकर सिमट जाएगी और इससे कम भी आंकड़ा हो सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने कहा है कि चुनाव पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को भी मौका मिल गया निशाना साधने का। उन्होंने भी कहा कि पहले चरण के चुनाव के दौरान गोदी मीडिया के लोग मोदी मीडिया के लोग ने कहा था कि चुनाव घोषणा से पहले ही कि नरेंद्र मोदी 400 पार कर रहे हैं, अब 5वां चरण आ गया है तो मैच लास्ट ओवर तक जाएगा, ये बयान दे रहे हैं। अब ये कहने के लिए मजबूर हो गए हैं। 1 जून को आखिर वोट पड़ते ही नोएडा के स्टूडियो में चीख पुकार मचना तय है। कुल मिलाकर दोस्तों सीएसडीएस के प्रदीप गुप्ता की ओर से की गई टिप्पणी पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जबरदस्त परफॉर्मेंस को लेकर एक संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के अंदर इंडिया गठबंधन जितना ज्यादा मजबूत परफॉर्मेंस करेगा उतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा गिरेगा और देश भर के अंदर कोई ऐसा अन्य राज्य नहीं है जहां पर बीजेपी रिकवरी कर पाए। यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय ये पूरा मामला बन चुका है। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ गोंडा के कैसरगंज के अंदर अहिरोरा में पोलिंग बूथ पर मारपीट हुई है। सदर के विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष के बीच में जोरदार मारपीट बताई जा रही है। फर्जी मतदान के विरोध को लेकर जमकर मारपीट हुई है। दोनों ओर से मारपीट में एक पक्ष पर जमकर हमला किया गया है। मारपीट में समाजवादी पार्टी के नेता का बट से हमला का आरोप है। समाजवादी पार्टी के नेता के समर्थन में उतरे पूर्व मंत्री योगेश प्रताप ने प्रतीक
प्रतीक भूषण पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। फर्जी वोटिंग करने आए थे प्रतीक भूषण। योगेश ने यह दावा किया है विरोध पर विधानसभा के अध्यक्ष को बट से पीटे जाने का मामला है। डर के मारे तहरीर नहीं दिए जाने को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कैसरगंज की कर्नलगंज विधानसभा का यह पूरा मामला है। कुल मिलाकर दोस्तों देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से क्या कोई कार्रवाई की जाएगी, क्या मजबूत कार्रवाई की जाएगी या फिर केवल ऐसे ही मामले को इग्नोर किया जाएगा। साथ साथ राहुल गांधी ने लगभग सारे बूथों पर जाकर रायबरेली में वोटिंग ट्रेंड के बारे में जानकारी इकट्ठा की। पार्टी के सारे कार्यकर्ता उनके साथ दिखाई दे रहे थे। कई जगह पर कांग्रेस पार्टी को डेस्क नहीं लगाने दिया जा रहा था। कहीं पर वोटरों ने कहा कि उनको धमकाकर वोट की अपील की जा रही है और वोट लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर कई सारे आरोप लगाए गए। सारे बूथों पर जाकर राहुल गांधी ने हालचाल जाना है, वोटरों का भी, पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी, और कार्यकर्ताओं में उत्साह और ज्यादा देखने को मिला है दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने देश के तथाकथित गोदी मीडिया को उसी के भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी लगभग सारे बूथ पर गए और गोदी मीडिया के लोग राहुल गांधी का पीछा करते करते लगभग हर बूथ पर गए। उनको लगा कि राहुल गांधी गोदी मीडिया को बाइट देंगे, कोई जानकारी देंगे, इंटरव्यू भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ। गोदी मीडिया के लोग पीछे भागते रहे और पूरे दिन में राहुल गांधी ने किसी को भी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। गोदी मीडिया को लेकर राहुल गांधी के मन में साफ तौर पर एक नाराजगी है। इसके बाद प्रशांत टंडन बोले कहा बस यही राहुल गांधी बड़ी लकीर खींच देते हैं। जिस अरुण पुरी और चैनल वाले सेठों ने 14 साल उनके बारे में घृणित प्रचार किया, झूठ फैलाकर इमेज खराब करने की कोशिश की गई, उन्होंने अपनी स्वीकार्यत मेहनत और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बिना कॉर्पोरेट मीडिया की अपनी छवि अच्छी बनाई है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया जिसके कारण उनकी छवि अच्छी बनी है। कुल मिलाकर दोस्तों गोदी मीडिया वालों को लग रहा था कि राहुल गांधी को नहीं पता है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, मीडिया में कैसे उनकी छवि खराब की जा रही है। लेकिन अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से मीडिया वालों को टारगेट करना शुरू कर दिया, साफ तौर पर संकेत है कि आने वाले दिनों के अंदर भी राहुल गांधी के पीछे घूमते रहेंगे, लेकिन इनको इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा। और अगर एक ही व्यक्ति को बार बार मीडिया वाले दिखाएंगे तो लोगों का मन भी उब जाएगा। और यही बड़ा कारण है कि अब राहुल गांधी के पीछे घूम घूम कर इंटरव्यू लेने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हर जगह इनको विफलता मिल रही है। साथ साथ ईवीएम से पैदा होने वाले अगर अपने आप को राजा मान लेंगे तो लोकतंत्र की मूल भावना ही हार जाएगी। दरअसल दोस्तों केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा राजा भैया को लेकर किए गए राजनीतिक टिप्पणी पर उनकी ओर से भी करारा जवाब दिया गया है। अनुप्रिया पटेल ने कुंडा में राजा भैया पर चुभने वाला बयान दिया था, तो अब राजा भैया की ओर से भी फटकार लगाई गई है। आपको बता दें कि कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है, राजा भैया ने कहा कि उसकी इमेज काफी खराब है, एंटी इनकम्बेंसी है उस व्यक्ति को लेकर, और ऐसे में संकेत दे दिए हैं अपने समर्थकों को किसके पक्ष में वोट करना है। बीजेपी के सहयोगी और बीजेपी के प्रत्याशी दोनों पर निशाना साधते हुए राजा भैया ने कहीं ना कहीं इशारों में अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। आने वाले दिनों के अंदर क्षत्रिय समाज के वोट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और राजा भैया की बातों से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचने वाला है। साथ साथ 22 मई को राहुल गांधी हरियाणा के अंदर जनसभा करेंगे। 1 बजे महेंद्रगढ़ में रहेंगे, 3 बजे सोनीपत में, 5 बजे पंचकुला मौजूद रहेंगे। अब हरियाणा पंजाब पर सारी पॉलिटिकल पार्टियों का फोकस है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा पर अतिरिक्त फोकस कर रही है और इसके पीछे आप लोग कारण जानते हैं। साथ साथ कन्हैया कुमार को हिंदू धर्म विरोधी बताए जाने पर उन्होंने अपने तरीके से करारा जवाब देते हुए कहा कि मेरा नाम कन्हैया है, अगर मैं धर्म का विरोध कर रहा होता और धर्म के विरोध में खड़ा होता तो मैं अपना नाम बदलकर अल्फा गामा बीटा कर देता, लेकिन मेरा नाम आज भी कन्हैया है क्योंकि मुझे धर्म पर विश्वास है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग कन्हैया कुमार को लेकर ये इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सेना के विरोध में है, वो देश के विरोध में है, वो धर्म के विरोध में है। और ऐसे में दोस्तों कन्हैया कुमार ने सही से जवाब दिया है। बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए कि कन्हैया कुमार की बात में कोई तर्क है या नहीं है। साथ साथ लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के दौरान पश्चिम बंगाल के अंदर 7 लोकसभा सीटों पर सोमवार को मतदान हुए। लोगों ने भीषण गर्मी में भी जमकर वोट डाला है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई अपना वोट नहीं डाल पाए। ममता बनर्जी के सबसे छोटे भाई बाबुल बनर्जी मतदान करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं था, जिसके कारण वो वोट नहीं डाल पाए हैं। दोस्तों हावड़ा शहर के मतदाता बताए जा रहे थे, लेकिन नाम नहीं आने को लेकर ये बड़ी जानकारी। साथ साथ बीजेपी को वोट देते हुए वीडियो बनाया गया। 23 दिन के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि पूरा मामला खजुराहो लोकसभा सीट से जुड़ा हुआ है, जहां पर कटनी जिले के बोहरी बंद में एक मतदान केंद्र का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक ईवीएम में 2 नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा के नाम के आगे मौजूद कमल का बटन दबाता है, फिर वीवीपैट मशीन पर पर्ची दिखाता है। इस वीडियो के बैकग्राउंड में जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, इस तरीके का भजन बजाया जाता है। वीडियो के आखिर में युवक खुद नजर आ रहा है। दोस्तों इस पूरे मामले पर बोहरी बंद के अंदर मतदान केंद्र संख्या 141 के मतदान पक्ष के अंदर वोट डालने और वीडियो बनाए जाने के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सलीमनाबाद पुलिस ने मतदाता पंकज साहू के खिलाफ 18 मई को एफआईआर दर्ज की है और ये उन लोगों को चेतावनी है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए वोट डालते वक्त वीडियो बनाते हैं, जबकि कानून में साफ तौर पर लिखा है कि ये उल्लंघन है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता समित मंडल जो एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के सभा में मौजूद थे, अभिषेक बनर्जी की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया है कि उसे रंगे हाथों पकड़ा गया है। 35 लाख रुपए के अनकाउंटेड कैश के साथ पकड़ा गया है, यानी जिस कैश का कोई अकाउंट नहीं है उस कैश के साथ, उन नोटों के साथ, बंडल के साथ उसे पकड़ा गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसपी का ट्रांसफर कर दिया था उसी जिले के अंदर। अभिषेक बनर्जी ने आगे लिखा कि क्या मोदी की गारंटी है सेफ हेवन फॉर रेपिस्ट एंड द करप्ट, क्या इन दोनों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी डिटेल में जानकारी दी गई है। दोस्तों दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता के कैंपेन में पैसे खर्च कराने की तैयारी चल रही थी, हालांकि पुलिस ने पकड़ लिया है। इतना बड़ा अमाउंट 35 लाख के आसपास जो कैश मिला है, ये कहीं ना कहीं बात के संकेत दे रहा है कि इस पूरे
मामले पर जमकर जांच की जानी चाहिए, सही से गहन में जांच की जानी चाहिए ताकि पता चल सके कि कहां-कहां पैसे पहुंचे हैं। वहीं पर हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनावत पर निशाना साधते हुए कहा, टकोली में जनसभा को संबोधित करते हुए कि जिन मंदिरों में कंगना जा रही है उनकी सफाई करवानी जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी कई सालों से कुर्सी से चिपके हुए हैं, क्या कंगना में उनसे ये बोलने की हिम्मत है। टकोली में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंगना रनावत पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना रनावत दो नाव पर सवार है, उनका एक पैर तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है और दूसरा पैर मुंबई में है। वो यहाँ से चुनाव जीतकर मुंबई भागने की तैयारी कर रही है, जल्द डूबने वाली है कंगना रनावत की नाव। कुल मिलाकर दोस्तों फ्लॉप फिल्में लगातार कंगना रनावत की सामने आ रही थी, इसके बाद वो राजनीति में किस्मत आजमाने का प्रयास कर रही है। हालांकि यहाँ पर किस्मत उनकी ज्यादा चलने वाली नहीं है, जो संकेत मिल रहे हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तुरंत एक्शन ले चुनाव आयोग को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। चुनाव के बीच में सभी राजनीतिक दलों में टकराव तेज है, सभी राजनीतिक दल जनता में अपने वोट परसेंटेज बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में जानकारी देते हुए देशबंधु लाइव ने बताया है कि हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जल्द कार्रवाई की अपील की है। साथ दोस्तों स्वाति मालीवाल केस में अरविंद केजरीवाल के चुनाव कैंपेन पर क्या इससे फर्क पड़ने वाला है। अरविंद केजरीवाल को जेल जाने और जमानत पर बाहर आने के बाद लोगों से सिंपैथी मिल रहा था, लेकिन स्वाति मालीवाल केस को ठीक से हैंडल करने में फेल रही आम आदमी पार्टी को लेकर यह जानकारी देते हुए मीडिया में कहा जा रहा है कि इसके कारण आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। दरअसल दोस्तों आतिशी और संजय सिंह ने विरोधाभासी बयान देकर संदेह को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर स्वाति मालीवाल केस को लेकर जिस तरीके से मीडिया में कैंपेन किया जा रहा है दोस्तों, और मीडिया में जिस तरीके से बार बार उसी न्यूज को रिपीट करके दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस भाव के साथ दिखाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को दिल्ली में नुकसान करवाया जाए। क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना को लेकर अगर इतना न्यूज चलाया गया होता तो भारतीय जनता पार्टी को कई चरण के चुनाव में नुकसान होने वाले होते, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना के मामले को लेकर एकदम शांति देखने को मिल रही है। एक दो कार्यक्रम किए गए, लेकिन इस मामले को लेकर स्वाति मालीवाल मामले को लेकर दिन रात डिबेट कराए जा रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। साथ साथ शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर निकले हुए हैं। अब ईडी ने एक अदालत में याचिका दायर की है। याचिका में ईडी ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि 2 जून के बाद अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ाई जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम राहत जमानत दे दी है। इसके बाद उनको सरेंडर करना है। साथ साथ दोस्तों शाम 6 बजे तक मतदान का प्रतिशत सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से आंकड़े देते बताया गया है कि मोहनलालगंज में 62% के आसपास वोट डाले गए हैं और लखनऊ जहां से भारतीय जनता पार्टी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, वहां पर 52% वोट डाले गए, जबकि रायबरेली में 58% के आसपास वोटिंग हुई है। अमेठी में 54% के आसपास वोटिंग हुई है। पिछली बार भी इतने ही वोट पड़े थे। जालौन के अंदर 56% वोट डाले गए हैं, झांसी में 63%, हमीरपुर में 60% और बांदा के अंदर 59%, फतेहपुर में 57%, कौशाम्बी में 52% के आसपास वोट डाले गए हैं, बाराबंकी में 67%। यहाँ पर बदलाव के संकेत है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर की थी, जो साफ संकेत दे रहा है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है। इसी के साथ में दोस्तों ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एंड राइटर एसोसिएशन इंडिपेंडेंट सर्वे में एक दावा किया गया है और आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। यानी दोस्तों जो भ्रम फैलाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस के नारे के साथ उतरी है और उनका एडवांटेज है, वो पूरी तरीके से भ्रम साबित हो रहा है। आपको बता दें कि जर्नलिस्टों के एसोसिएशन ने अपना एक दावा किया है। उनका मानना है कि इस बार एनडीए गठबंधन जो पिछली बार 349 सीटें जीता था, इस बार 250 के आसपास आकर सिमटने वाला है। 99 सीटों का इनको नुकसान होने वाला है। डिटेल में जानकारी देते बताया गया है कि कहां-कहां नुकसान होगा। दरअसल दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों का इजाफा हो रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में 1 सीटों का बीजेपी को नुकसान हो रहा है। असम के अंदर बीजेपी 1 सीट नुकसान में जा रही है। बिहार में 19 सीटें, झारखंड में भाजपा को 5 सीटों का नुकसान हो रहा है, जबकि 4 सीटें हरियाणा में मिनिमम कम हो रही है। कर्नाटक में 17 सीटें बीजेपी की कम हो रही है। पिछली बार 26 थी, इस बार 9 पर सिमटने वाली है। मध्य प्रदेश में 4 का नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र में 14 सीटों का नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 16 सीटों का नुकसान हो रहा है और टोटल बीजेपी को 99 सीटों का नुकसान है। जबकि इंडिया गठबंधन जो पिछली बार 2019 में 133 सीटें जीता था, इस बार वो 253 तक पहुंच सकता है। सबसे ज्यादा फायदा कर्नाटक के अंदर हो रहा है और उत्तर प्रदेश में 26 सीटों का इजाफा हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है कि अभी कोई एग्जिट पोल जारी नहीं किए जा सकते जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता। तो पत्रकारों की ओर से अपना एस्टिमेट दिया जा रहा है, कोई एग्जिट पोल नहीं दिए जा रहे, लेकिन जो पत्रकारों का अपना अनुभव है और जिस तरीके से वो ग्राउंड स्तर पर एक हवा को देखकर महसूस कर रहे हैं, उन्होंने ये दावा किया है। साथ साथ अंबेडकर नगर के अंदर सभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश और राहुल गांधी दोनों बच्चे हैं। अखिलेश और राहुल गांधी के हम चाचा हैं, दोनों एसी में बैठते हैं, हम नॉन एसी वाले हैं। पिताजी की विरासत में अखिलेश यादव सीएम बने, राहुल गांधी दगा हुआ कारतूस है। इस तरीके की टिप्पणियां की जा रही है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा की जा रही इस टिप्पणी पर आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बस्ती लोकसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी के समर्थन में एक सभा को संबोधित किया और इस दौरान बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकालते हुए अखिलेश यादव ने बुलडोजर पर कटाक्ष करते हुए जो बातें कही है उससे संकेत मिल गया है कि बुलडोजर अभी बंद नहीं होने वाला, बल्कि बुलडोजर का ड्राइवर चेंज होने वाला है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि बुलडोजर के पास दिमाग नहीं होता, इसलिए
ऐसे अफसर थोड़ा बच के रहे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का शोषण करने की सीमा पार कर रहे हैं। उन्होंने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार बदलने के बाद बुलडोजर का ड्राइवर भी बदल जाएगा तो ऐसे अफसरों को बुलडोजर पानी पिला देगा जो लोग समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोगों को परेशान कर रहे हैं। साथ साथ संजय कुमार CSDS के साइकोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि हरियाणा के अंदर बीजेपी को मिनिमम 5 सीटों का नुकसान है, यानी जो ऐसे राज्य थे जहां पर बीजेपी को शॉर्ट लग रहा था कि सारी सीटें जीत जाएंगे, वहां पर भाजपा मिनिमम संख्या प्राप्त कर सकती है या हो सकता है बीजेपी का सुपड़ा साफ ना हो जाए। हिमाचल प्रदेश को लेकर भी संजय कुमार ने एक बड़ा दावा किया है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें बड़े आराम से बीजेपी के पास जा सकती थी, लेकिन CSDS के संजय कुमार कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कुछ सीटों पर खेला होने वाला है, कुछ सीटें बीजेपी के हाथ से निकल जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो ये वो इलाकों की सीटें हैं जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में खड़े रहे हैं, वहां पर बीजेपी को नुकसान होना, यानी भाजपा के 400 के पार के नारे पूरी तरीके से ध्वस्त होने जा रहे हैं। दोस्तों, भाजपा का आंकड़ा हो सकता है 272 से नीचे आकर ऐसी जगह पहुंच जाए जहां से बीजेपी ना तो सरकार बना पाए, ना सहयोगियों को एकजुट कर पाए, और इसके बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। साथ साथ CM अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन के प्रचार को और ज्यादा धार देनी शुरू कर दी है। वो दिल्ली के अंदर बार बार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। प्रचार के दौरान कोंडली पहुंचे विधानसभा के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद क्योंकि हम लोग सरकार में शामिल रहेंगे तो इस बार दिल्ली के अंदर जो LG होगा वो अपना होगा, यानी LG भी बदलेंगे और LG हमारा काम भी करेगा। दिल्ली के अंदर अच्छे से सरकार चल पाएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी बहुत जरूरी है। इसके बाद जनता से ज्यादा आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को वोट की अपील उन्होंने की है। साथ साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी ने संविधान के शरीर और आत्मा दोनों पर हमला किया। प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने भी अब पलटवार करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जब नेहरू जी संघर्ष कर रहे थे, RSS संविधान को स्वीकार करे, तब ये लोग संविधान की प्रतियां जलाया करते थे, अंबेडकर साहब की प्रतिमा जलाया करते थे। ये कहां से संविधान के बारे में बोलने आ गए? इनकी आज से संविधान की खिलाफत नहीं है। जब से संविधान का जन्म हुआ है तब से ये लोग संविधान के खिलाफ है। नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पवन खेड़ा ने कहा कि अगर मोदी जी 20 बार भी प्रधानमंत्री बन जाए तो नेहरू जी की बराबरी नहीं कर सकते। ये इनको खुद मालूम है। नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे नरेंद्र मोदी का। हालांकि ये सपना ही पूरा नहीं होने वाला है। 24 के चुनाव में जनता करने वाली है बड़ा बदलाव। साथ हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार कंगना रनावत ने आरोप लगाया है कि लाहौल स्पीति के अंदर उनके जुलूस पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी पर अटैक किया गया। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है चुनाव आयोग में। साथ ही एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि उन्हें पता है कि वे हार रहे हैं, इसलिए उनकी तरफ से ऐसा किया गया है। कंगना रनावत ने बताया कि हमारी गाड़ी पर हमला किया गया। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन वो हिंसक प्रदर्शन में बदल गया। हालांकि दोस्तों, सोशल मीडिया पर वीडियो में देखा जा सकता है कि कंगना रनावत को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग काला झंडा दिखाते हुए उन्हें गो बैक के नारे लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने का प्रयास किया गया था, उसके बाद लोगों में नाराजगी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल के गढ़ रहे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में एक तरफ पारा 45 डिग्री चढ़ा हुआ है, गर्मियां काफी ज्यादा है, तो दूसरी ओर अब इस क्षेत्र के लोगों ने हरियाणा में हुए बड़े आंदोलन में शिद्दत से भागीदारी निभाई थी। जाटलैंड और अहीरवाल के मिश्रण वाले इस क्षेत्र के अंदर दिल महिला पहलवानों के साथ अन्याय पर रोया है। अग्निवीर के खिलाफ युवाओं के गुस्से की तपिश भी यहाँ पर महसूस की जा सकती है और किसान आंदोलन के कारण यहाँ पर जो भागीदारी देखने को मिली थी, तो किसानों का रोष भी यहाँ पर बना हुआ है। यानी महिला, युवा और किसान तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में इस बार सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं और यही बड़ा कारण है दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जहां तहां विरोध हो रहा है। साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा के सांसद स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और राघव चड्ढा को रिजाइन करने के लिए कहा था। इसके बाद स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह ने रिजाइन करने से मना कर दिया और जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार राघव चड्ढा पद से इस्तीफा देंगे और इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट में वकील अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजा जाएगा। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा पद के लिए उम्मीदवार बनाकर भेजा था, लेकिन वहां पर 6 विधायकों ने क्रॉस वोट करते हुए बीजेपी के उम्मीदवार को चुनाव जितवा दिया था, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का केस भी लड़ रहे हैं और एक जाने माने वकील है, तो आम आदमी पार्टी उनको राज्यसभा भेजना चाहती है और यही बड़ा कारण है कि इस्तीफा देने की तैयारी कर ली गई है। साथ साथ दोस्तों, स्वाति मालीवाल बोली, कहा कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं। मुझ पर भ्रष्टाचार की FIR 2016 में बीजेपी के इशारे पर हुई थी, इसीलिए मैंने बीजेपी के साथ मिलकर ये सब किया है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। फिर वो स्वाति मालीवाल दावा करती है कि FIR 8 साल पहले 2016 में की गई थी, तब से मुझे मुख्यमंत्री और LG ने 2 बार महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। केस पूरी तरीके से फर्जी है, जिस पर 1.5 साल से माननीय हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिन्होंने माना है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। विभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट देने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज बीजेपी की एजेंट बन गई हूँ। पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पे लगा दी गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला था। पार्टी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है कि स्वाति की कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करनी है। मेरे रिश्तेदारों की गाड़ियों के नंबर से उनके डिटेल्स ट्वीट करवाकर उनकी जान को खतरे में डाला जा रहा है। खैर, झूठ ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, पर सत्ता के नशे में किसी को नीचा दिखाने
दिखाने के जुनून में ऐसा ना हो जाए कि जब सच सामने आए तो अपने परिवार से भी नजरें ना मिला पाओ। तुम्हारे हर फैलाए झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेके जाऊंगी, इस तरीके से टिप्पणी कर रही है स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से निशाना भी साधा जा रहा है दोस्तों। और टाइमिंग को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि अचानक से चुनाव में अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर जो सिंपैथी थी वो अचानक से उनके खिलाफ बनाने को लेकर क्या ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब लोग ढूंढ रहे हैं। साथ साथ कोलकाता हाईकोर्ट में सोमवार को जस्टिस चित्तरंजन दास को विदाई दी गई। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र करते हुए विदाई भाषण में कहने लगे कि वो इससे पहले संघ में काम किया करते थे, एक्टिव सदस्य के तौर पर काम करते थे। अब जज बन गए तो उन्होंने संगठन से दूरी बना ली थी, लेकिन अब रिटायर्ड होकर जा रहे तो फिर से आरएसएस का काम करेंगे। यानी दोस्तों कोलकाता हाईकोर्ट के ये दूसरे जज है जिनकी बीजेपी और आरएसएस से करीबी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पुराने हाईकोर्ट के एक और जज को टिकट देकर मैदान में उतारा था और अब आरएसएस से संबंध रखने वाले जज खुलेआम आरएसएस को लेकर ये टिप्पणी कर रहे हैं। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, क्या जज भी आरएसएस के विचारधारा पर काम करते हैं या इसके इतर काम करते हैं, लिखिएगा जरूर। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी जयंत सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी को ही गच्चा दे दिया है दोस्तों। उन्होंने नया कैंडिडेट चुने जाने के बाद कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। जयंत सिन्हा इसके बाद चुनाव से अलग थलग हो गए हैं। उनको बीजेपी के नए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्रचार करना भी सही नहीं माना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी नाराज बताई जा रही है। बीजेपी ने सो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।